नमस्कार साथियों। ये क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की 6th वीडियो है। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। तो साथियों, इस चैप्टर से जुड़ी हुई पिछली 5 वीडियोस मेरे हिस्ट्री के चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं और उन पाँचों वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसी तरीके की वीडियोस क्लास 11th की भी हैं, क्लास 10th की भी हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पीछे की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में और उस संदर्भ में हमने कई सारे अलग अलग कारणों को जाना था कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण हुआ। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो गई थी जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता का पतन हुआ। अत्यधिक बाढ़ भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण रहा। नदियों का सूख जाना या रास्ता बदल लेना भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण रहा। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भूमि का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता का पतन हुआ। तो कई अलग अलग कारण दिए गए और इन कारणों के आधार पे हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में एक खाका तैयार करने की कोशिश की। तो साथियों, आज हम आगे बढ़ते हुए अगले हिस्से को पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसी प्रकरण में हम सबसे पहले जानेंगे कनिंघम के भ्रम के बारे में। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के निर्देशन में जो हड़प्पाई क्षेत्र था, हड़प्पाई संस्कृति से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में अन्वेषण का और उत्खनन का काम जोर शोर से शुरू होता है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सारी की सारी भौतिक अवशेषों से मिलती है। भौतिक अवशेषों का क्या मतलब है कि हड़प्पाई सभ्यता के जो स्थल थे उनकी जब खुदाई की गई तो उस खुदाई में हमें बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली, जैसे मनके मिले, ईंटें मिली, बाट मिले। ठीक है, तो इनके आधार पे हड़प्पाई सभ्यता के अलग अलग अंशों के इतिहास को पुरातत्वविदों ने एक साथ जोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इसी तरीके से हड़प्पाई सभ्यता की खोज का भी अपना एक इतिहास है। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो कनिंघम थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। साथियों, इस सवाल को बहुत बार कई सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। अब कनिंघम साहब के निर्देशन में हड़प्पाई सभ्यता के उत्खनन का काम जोर शोर से शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। उनकी कार्यशैली में, उनकी कार्यप्रणाली में की कुछ लिमिटेशन, कुछ खामियां या कमियां थी जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता पूरे विश्व पटल पर लोगों से अवगत नहीं हो पाई या लोग हड़प्पाई सभ्यता के इतिहास से अवगत नहीं हो पाए। ठीक है, तो हड़प्पाई सभ्यता पूरे विश्व के सामने आती है इनके बाद जब डायरेक्टर जनरल बनते हैं जॉन मार्शल साहब उस दौर में। तो ऐसे क्या कारण रहे कि कनिंघम के दौर में हड़प्पाई सभ्यता प्रकाश में नहीं आ पाई, उन्हीं कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ थी कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। तो सबसे पहली खामी तो ये थी कि कनिंघम साहब की जो मुख्य रुचि थी वो एक विशिष्ट कालखंड में हुआ करती थी। और वो कालखंड क्या था कि कनिंघम साहब का ये मानना था कि भारत का जो आरंभिक ऐतिहासिक दौर है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और 4ठी शताब्दी ईस्वी तक चलता है। तो जो भी पुरावस्तुएं इस उत्खनन के दौरान मिलती हैं उन पुरावस्तुओं का संबंध सीधे तौर पे इसी कालखंड या इसी कालक्रम के साथ जोड़ने की कनिंघम साहब कोशिश करते हैं, जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भी कई ये कहें कि लगभग 1200 से 1500 वर्ष पहले की
सभ्यता हुआ करती थी। तो कालक्रम हड़प्पाई सभ्यता का बहुत पहले का है और कनिंगम बहुत बाद के कालखंड में या कालक्रम में जो भी जानकारी मिल रही है उससे हड़प्पाई सभ्यता को जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़, जो भी आरंभिक बस्तियां मिलती हैं उनकी पहचान करने के लिए कनिंगम ने क्या किया, उनकी पहचान करने के लिए कनिंगम ने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। ऐसा है साथियों कि लगभग 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में चीन से कई सारे तीर्थयात्री आते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिनको बौद्ध तीर्थयात्री कहा गया। तो वो भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और यहाँ के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करते हैं और उन हिस्सों के बारे में अपने वृत्तांतों में लिखते हैं। तो कनिंगम ने क्या किया कि जो भी पुरावस्तुएं मिली, जो भी आरंभिक बस्तियां मिली, उन आरंभिक बस्तियों के बारे में जानकारी या उन आरंभिक बस्तियों की जानकारी जुटाने के लिए चीन से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों का सहारा लिया। अब बात करें तो हड़प्पाई सभ्यता तो बहुत पहले की है और ये लोग बहुत बाद में आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन इलाकों में गए ही नहीं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्र हैं, तो इनके वृत्तांतों में इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसी के चलते हड़प्पाई सभ्यता प्रकाश में नहीं आ पाई। आगे बढ़ते हैं। उत्खनन के समय वे ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। यानी जब भी उत्खनन का काम होता था तो वे ऐसी वस्तुओं को ढूंढने का कोशिश करते थे जो उनकी नज़र में सांस्कृतिक महत्व की होती थी, यानी जिस वस्तु का कुछ महत्व है और वो महत्व कनिंगम की नज़र में हो। तो जिस वस्तु का उनकी नज़र में सांस्कृतिक महत्व नहीं होता था, उस वस्तु को, उस पुरावस्तु को, उस साक्ष्य को वे नज़रअंदाज कर दिया करते थे। तो अब उनका सांस्कृतिक महत्व किन वस्तुओं में है? उनका सांस्कृतिक महत्व है उन वस्तुओं में जो सीधे तौर पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के कालक्रम में फिट बैठती है, जबकि हड़प्पाई सभ्यता से जुड़ी हुई पुरावस्तुएं तो इस कालक्रम में फिट बैठती नहीं है। तो कनिंगम की नज़र में क्या होगा कि भाई ये पुरावस्तुएं सांस्कृतिक महत्व की नहीं है, इनको साइड कर दो। तो इसके चलते भी हड़प्पाई सभ्यता का इतिहास या हड़प्पाई सभ्यता जो है पूरे अपने प्रकाश में लोगों के सामने नहीं आ पाती है। आगे बढ़ते हैं। इस बात को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठ रहा था। तो इस चीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आरंभिक बस्तियाँ मिलती हैं खुदाई के दौरान, उन बस्तियों के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए कनिंगम ने सहारा लिया वृत्तांतों का। और ये वृत्तांत किसने छोड़े? तो ये वृत्तांत छोड़े चीन से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों ने, जबकि वे खुद आए 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में। तो उनके वृत्तांतों में इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। तो ऐसे में कनिंगम जो भी अन्वेषण या खुदाई या उत्खनन का काम कर रहे थे हड़प्पाई क्षेत्रों में, तो उनके काम करने का ये जो दायरा है, ये दायरा संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो यही एक बड़ी समस्या थी जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं। जो हड़प्पाई वस्तुएं कनिंगम तक पहुंची, उनकी प्राचीनता को वे समझ ही नहीं पाए। भाई समझेंगे कैसे? वो वस्तुएं हैं कई हजार साल पहले की, उन वस्तुओं के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं उस कालखंड में जिससे कनिंगम परिचित हैं। तो ऐसे में उन वस्तुओं को वो प्राचीन मानेंगे कैसे, या उन वस्तुओं के सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे कैसे? तो साक्ष्य बहुत पहले के हैं, लेकिन वे उन साक्ष्यों को कनिंगम ढूंढ रहे हैं बाद के कालखंड में, बाद के स्रोतों में। तो ऐसे में कोई ऐतिहासिक जानकारी उनके हाथ नहीं लगती है और वे अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि एक अंग्रेज ने एक हड़प्पाई मोहर खोजी और वो कनिंगम को सौंप दी। कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये मोहर खोजी है और ये इसी क्षेत्र में खुदाई या उत्खनन के दौरान मिली है, तो आप इसकी प्राचीनता, इसके सांस्कृतिक महत्व को पहचानिए। अब कनिंगम साहब के लिए वो मोहर तो व्यर्थ थी, क्योंकि उन्होंने उस मोहर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की चीन से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों में, साथ साथ उस मोहर को जोड़ने की कोशिश की 6वीं शताब्दी ईस्वी से 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के कालखंड में, जबकि वो मोहर तो बहुत ज़्यादा प्राचीन थी। तो ऐसे में कनिंगम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा विद्वान
इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये गलती सिर्फ उनकी नहीं थी। उस दौर में जो पुरातत्वविद काम कर रहे थे, उन पुरातत्वविदों का भी यही मानना था कि भारत का आरंभिक इतिहास, यानी जो भारतीय इतिहास है, उसका प्रारंभ गंगा घाटी में पनपने वाले शहरों के साथ ही हुआ, और इन शहरों का उदय होता है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दूसरे पुरातत्वविदों का भी यही मानना था कि भाई भारत का आरंभिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, इससे पहले इतिहास था ही नहीं। तो ऐसे में जो चीज़ें इससे पहले की हैं उनको, उनके महत्व को कैसे जाना जा सकता है? तो एक परिपाटी, एक ढांचा, एक ढर्रा चला हुआ आ रहा था, और कनिंघम भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। और कनिंघम भी ये मानते हैं कि भारत का प्रारंभिक जो इतिहास है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू होता है। तो ये कनिंघम का सबसे बड़ा भ्रम था, जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता लोगों के सामने अपने अस्तित्व में नहीं आ पाई। ठीक है, तो साथियों ये एक छोटा सा हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों लाइनों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, अब इसको जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक बात तो मैंने ये बताई थी कि हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो, जो कि एक हड़प्पाई, एक प्रमुख हड़प्पाई शहर था, इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। इन दोनों पुरातत्वविदों का नाम मैंने पिछली वीडियोस में आपके सामने ऑलरेडी रखा हुआ है। वही चीज़ें यहाँ पे हैं, पर थोड़ा सा हट के चलेंगे। तो देखते हैं कैसे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी साहब ने की थी, और हड़प्पा से दयाराम साहनी को कई मोहरें मिलती हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के इस दौर में आके एक बड़ा बदलाव क्या होता है कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल हैं, वो अब कनिंघम की जगह जॉन मार्शल हो गए थे। ठीक है, और जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में ये उत्खनन और खोज का काम शुरू होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो मोहरें मिली, इन मोहरों की प्राचीनता को ढूंढने की कोशिश की गई। सेम इसी प्रकार की ऐसी ही समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी मिली। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहनजोदड़ो से भी मोहरें खोज निकाली, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों ही पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। बिल्कुल सही बात है। इस बात को तो समझा जा सकता है कि हड़प्पा से जिस प्रकार की मोहर दयाराम साहनी ने खोजी, बिल्कुल वैसी ही मोहर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खोज दी। तो नॉर्मल सी बात है कि जब दो स्थलों से, दो अलग अलग क्षेत्रों से एक जैसी वस्तुएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र किसी एक ही संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ये एक बड़ा चेंज था। कनिंघम साहब के दौर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी पूरे विश्व को दी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि वे खुद उन पुरावस्तुओं की प्राचीनता और उनके सांस्कृतिक महत्व को समझ नहीं पाए, क्योंकि वे बार बार इस बात को समझ रहे हैं कि भारत का प्रारंभिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू होता है, क्योंकि उस दौर में गंगा घाटी में शहरीकरण हुआ था, और उसी शहरीकरण के साथ भारतीय इतिहास का प्रारंभ होता है। तो जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता अपनी पहचान नहीं बना सकी। लेकिन 1924 में जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने पूरे विश्व के सामने ये घोषणा की कि भाई सिंधु घाटी के अंदर एक नई सभ्यता अस्तित्व में हुआ करती थी, और उस सभ्यता की खोज की जा चुकी है। ठीक, और कैसे? तो हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी जी के द्वारा, वे वहाँ से मोहर खोज निकालते हैं, और मोहनजोदड़ो की खोज होती है राखलदास बनर्जी के द्वारा, वे भी वहाँ से वैसी ही मोहर खोज निकालते हैं जैसी हड़प्पा में थी। तो इस आधार पे एक सामान्य निष्कर्ष बनाया गया कि दोनों ही स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग या हिस्से रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि और नया बदलाव क्या होता है इस जानकारी के बारे में। जब जॉन मार्शल ने 1924 में ये घोषणा की पूरे विश्व के सामने कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता किसी समय में पनप रही थी, तो उस बात की जानकारी हमें एक बुक में मिलती है, और उस बुक को लिखा था SN राव साहब ने। ठीक है,
तो एस एन राव साहब ने क्या किया, एस एन राव ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखा, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि मेसोपोटामिया में खोजी गई मुहर व हड़प्पा से खोजी गई मुहर एक समान थी। तो इस घोषणा के बारे में जानकारी जो जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने ये घोषणा की कि सिंधु घाटी में एक नई संस्कृति किसी समय में विद्यमान थी, इस घोषणा के बारे में जानकारी मिलती है हमें एक बुक से, और उस बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। और ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बुक लिखी थी एस एन राव साहब ने। उस बुक में उन्होंने ये कोट लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाके छोड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी थी। जॉन मार्शल जिस समय ये घोषणा करते हैं उस समय से लगभग 3000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता थी, और उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो इस उद्घोषणा या इस घोषणा के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो वो उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। और कई बार ये पूछ लिया जाता है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक किसने लिखी थी। सो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक लिखी थी एस एन राव साहब ने। अब राव साहब इस बात को ऐसा क्यों लिखते हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा कि जिस प्रकार की मोहरें हड़प्पा में खोजी गई, सेम ऐसी मोहरें मेसोपोटामियाई सभ्यता में भी थी। यानी दोनों सभ्यताओं में एक जैसी एक आकार वाली एक समान मोहरें थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी बहुत प्राचीन थी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो इस आधार पे एस एन राव साहब ने लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाके छोड़ा। यानी दोनों सभ्यताओं में समानताएं हैं, दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की समकालीन हैं। कौन सी दो सभ्यताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पाई सभ्यता। ठीक है, तो ये एक अहम क्वेश्चन कई बार बनता है यहाँ से, और इसको भी पूछा गया है, इस स्टेटमेंट को पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट को किसने लिखा था, तो एस एन राव साहब ने लिखा था। कई बार पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिलती है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में। कई बार स्पष्ट पूछ लिया जाता है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक किसने लिखी, सो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक लिखी एस एन राव साहब ने। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि कनिंघम और जॉन मार्शल साहब के कार्य प्रणाली का, कार्यशैली या निर्देशन की तुलना करें तो कहीं ना कहीं जॉन मार्शल साहब के काम करने का तरीका कनिंघम साहब से तो अलग था और अनूठा था। और इसी के चलते भारतीय ऐतिहासिक कालखंड या हड़प्पाई सभ्यता के कालखंड या हड़प्पाई सभ्यता के इतिहास को जानने के संदर्भ में जॉन मार्शल साहब का जो कार्य प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। मार्शल का काल भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक बदलाव का काल था। बिल्कुल बदलाव का काल था। कैसे कि भाई इनके दौर में पूरे विश्व को ये पता चल गया कि भारत का आरंभिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी गंगा घाटी में जो शहरीकरण हुआ उससे शुरू नहीं होता है, बल्कि उससे भी पहले भारत का इतिहास विद्यमान था, और वो कहाँ था, हड़प्पाई सभ्यता में। तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यप्रणाली का व्यापक असर तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग में हुआ। लेकिन कुछ और ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने कनिंघम से जॉन मार्शल को थोड़ा अलग किया। उन विशेषताओं को जानते हैं। भारत में कार्य करने वाले वे पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। जॉन मार्शल साहब भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, दूसरी चीज़, भारत से पहले उन्होंने 2 जगह काम किया था। एक यूनान में काम किया था और एक क्रीट में काम किया था। तो उनको यूनान और क्रीट में कार्य करने का अनुभव भी था। बिल्कुल सही बात है। तो ये दूसरी अनूठी विशेषता है कि भाई उन्होंने सीधा भारत में ही वो डायरेक्टर जनरल बने ASI के, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने उससे पहले भी यूनान और क्रीट में उत्खनन का काम किया था। तो उनका अनुभव भी ज़्यादा था, और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। आकर्षक खोजों के साथ साथ उनको दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता भी थी। यानी सिर्फ और सिर्फ खोजों तक ही उनकी कार्यप्रणाली सीमित नहीं थी, बल्कि दैनिक जीवन में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को जानने के बारे में हर समय उनके अंदर एक उत्सुकता हुआ करती थी। तो ये चीज़ भी उनको कनिंघम से थोड़ा अलग करती है। लेकिन एक लिमिटेशन भी थी जॉन मार्शल साहब के काम करने के तरीके में, और वो लिमिटेशन क्या थी कि जब किसी स्थल की खुदाई होती थी तो उस स्थल की वो क्षैतिज यानी जो वर्टिकल होती है, ठीक है, तो क्षैतिज आधार पे उसकी खुदाई की जाती थी, यानी ऊपर से नीचे। तो ऐसे में उस खुदाई में जो भी वस्तुएं मिलती थी उन वस्तुओं को वो
उन साक्ष्यों के आधार पे वे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से संबंधित जानकारी निकालने की कोशिश किया करते थे। अब ऐसे में क्या होता था कि अगर कोई वस्तु सबसे निचले स्तर की है और कोई वस्तु सबसे ऊपरी स्तर की है, तो जब ऊपर से नीचे खुदाई होगी तो उन दोनों वस्तुओं के स्तर की पहचान करना मुश्किल है, उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो मार्शल साहब के कार्यप्रणाली में ये एक छोटी सी लिमिटेशन भी थी, जिसको बाद में व्हीलर साहब जो है वो दूर करते हैं। तो ये 4 बातें ऐसी हैं जो मार्शल को कनिंघम से अलग करती हैं और मार्शल का भारतीय पुरातत्व में जो प्रभाव था उसको न्याय संगत रूप से स्पष्ट करती हैं। वे स्तर विन्यास की जगह पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी डिलिमिटेशन है उनके काम की। आगे बढ़ते हैं। नई तकनीकें और प्रश्न। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सवाल उस दौर में उठना शुरू हुए और जिनके चलते भारतीय इतिहास भी प्रभावित होता है, या जो उत्खनन और अन्वेषण का कार्य था वो भी प्रभावित होता है और उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो जिसके चलते उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी अनूठा और उल्लेखनीय हमारे सामने निकल के आता है। अब बात करते हैं अगले डायरेक्टर जनरल की, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के बने थे। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल RIM व्हीलर बनते हैं। तो कनिंघम साहब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल। 1924 में जब घोषणा करने वाले डायरेक्टर जनरल कौन थे कि भाई भारत का इतिहास इससे भी पुराना है, या सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता किसी समय हुआ करती थी, तो वो घोषणा करने वाले थे सर जॉन मार्शल। घोषणा कब की? 1924 में। पुष्टि किस पुस्तक से होती है? तो पुष्टि होती है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में। ये बुक थी। किसने लिखी? SN राव साहब ने लिखी। क्यों वो लिखते हैं कि 3000 वर्ष पीछे छोड़ा? क्योंकि मेसोपोटामिया में जैसी मोहर मिली वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिलती है। क्या जॉन मार्शल का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौर में व्यापक प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा था और कुछ विशेषताएं थी। लेकिन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो वो व्हीलर बने। इसलिए हमें तिथियों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो हम जानते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम महोदय थे, लेकिन कई बार सवाल ये आ जाता है कि 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे, और उसमें तीनों ही ऑप्शन मिल जाएं। कनिंघम, 2 नंबर पे जॉन मार्शल, 3 नंबर पे व्हीलर, 4 पे कुछ और डाल दिया, तो हमारे दिमाग में सीधा, क्योंकि हम जल्दबाजी में रहते हैं अक्सर, तो यही क्लिक करेगा कि कनिंघम हो गए, लगा दिया। तो 1924 में जॉन मार्शल साहब हैं। 1944 लगभग 20 साल बाद व्हीलर साहब हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या अलग काम किया, थोड़ी इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। ये एक पुरातात्विक भी थे, यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। पुरातत्वविद होने के साथ साथ इनको सेना में काम करने का अनुभव भी था, यानी ये सेना में पहले ब्रिगेडियर हुआ करते थे। तो पुरातत्वविद होने के साथ साथ ये एक पूर्व ब्रिगेडियर भी थे। तो सेना में जो इन्होंने काम किया था, वहाँ से जो इनको अनुभव मिला था, उस अनुभव का इस्तेमाल भी इन्होंने उत्खनन के कार्यों में प्रचुरता के साथ किया। पुरातत्वविद के साथ साथ ये सेना में पूर्व ब्रिगेडियर भी रह चुके थे। और ये अलग कैसे हैं जॉन मार्शल साहब से? तो जॉन मार्शल ने क्या किया? क्षैतिज उत्खनन के ऊपर जोर दिया था, ठीक है, और व्हीलर साहब ने स्तर विन्यास, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो उत्खनन होता है उसके ऊपर जोर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों में भिन्नताएं हैं। इन्होंने स्तर विन्यास का अनुकरण करने पर जोर दिया, ना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की। क्षैतिज वाला काम किसने करवाया था? जॉन मार्शल साहब ने। और इन्होंने क्या कहा? नहीं भैया, स्तर विन्यास के आधार पे उत्खनन और खुदाई का काम होना चाहिए। हर स्तर की खुदाई होनी चाहिए, ताकि जिस स्तर पे जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनको अलग किया जा सके। यानी पहले स्तर पे जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनको पहले के आधार पे अलग रखा जा सके, और 5वें पे जो मिली हैं उनको 5वें के आधार पे अलग किया जा सके। तो ये एक अनूठा काम था। इसके साथ साथ क्योंकि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के कई सारे क्षेत्रों में उत्खनन हड़प्पा सभ्यता के कई सारे क्षेत्रों के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बहुत सारे अनुभव भी इनको मिले थे। उन अनुभवों के बारे में इन्होंने अपनी एक बुक में जानकारी लिखी थी, ठीक है, और उस बुक का नाम था माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है RIM व्हीलर साहब की। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? तो इस बुक में इन्होंने हड़प्पाई क्षेत्रों में जो काम किया था उस दौरान इनको जो अनुभव मिला उस अनुभव के बारे में लिखा था। ठीक है साथियों, तो व्हीलर ने हड़प्पा में मिले अनुभवों को लिखा, किसमें? माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सवाल ये था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो पहली या दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो पाकिस्तान में भी थे, भारत में भी थे और अफगानिस्तान में भी थे। API, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हुआ क्या कि ज़्यादातर हड़प्पाई स्थल कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो भारतीय पुरातत्वविदों ने कोशिश की भारत के अंदर हड़प्पाई स्थलों को चिन्हित करने की। ठीक है, यानी जो क्षेत्र जिनका उत्खनन अभी तक नहीं हुआ था, तो नए क्षेत्रों को खोजे जाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश कब से शुरू हुई? ये शुरू हुई 1947 के बाद से, क्योंकि उस दौर में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, जिसके चलते ज़्यादातर हड़प्पाई स्थल पाकिस्तान में चले गए। इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने ये कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि भारत के अंदर भी हड़प्पाई सभ्यता के स्थल खोजे जाएं। ठीक, भौगोलिक सीमा। विभाजन के बाद प्रमुख हड़प्पाई स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में ही रह गए थे। इसी कारण भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है। और इन प्रयासों के चलते गुजरात के कच्छ में, पंजाब में और हरियाणा में कई सारे हड़प्पाई स्थलों को चिन्हित किया गया। इस प्रयास का रिजल्ट या परिणाम क्या निकला? तो इन प्रयासों का रिजल्ट या परिणाम क्या निकला कि भारत में गुजरात के कच्छ, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में उत्खनन का काम शुरू हुआ, अन्वेषण का काम शुरू हुआ और वहाँ से कई हड़प्पाई स्थल मिले और उनको चिन्हित किया गया। भारत में कच्छ, पंजाब और हरियाणा में हुए अन्वेषणों से कई सारे हड़प्पाई स्थल मिले। ये बड़ी उपलब्धि थी विभाजन के बाद। इसके अलावा हालांकि कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धोलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा थे। क्योंकि 1947 के बाद देखा गया कि भारत के अंदर हड़प्पाई स्थल जो है वो बड़े सीमित हो गए हैं। इसी के चलते भारतीय पुरातत्वविदों ने कोशिश की भारत के अंदर हड़प्पाई स्थलों को खोजने की, उनको चिन्हित करने की, और इसके चलते पुरजोर तरीके से उत्खनन का काम शुरू हुआ। और उस उत्खनन का ही परिणाम ये था कि राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा जैसे हड़प्पाई स्थलों को चिन्हित किया जा सका। तो ये उनके समुचित या समन्वित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत में भी हड़प्पाई स्थल खोजे गए। आगे बढ़ते हैं साथियों। नए सवाल क्या उठते हैं इस दौर में? कुछ नए सवाल भी उठे। कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। यानी कुछ जो पुरातत्वविद, अब हर समूह का अपना एक अलग उद्देश्य होता है, वो अपने एक अलग उद्देश्य के साथ खोजों को या अन्वेषणों के दौर को शुरू करते हैं। तो हर किसी का अपना एक अलग अलग लक्ष्य होता है। तो कुछ पुरातत्वविद जो थे वो जो भी साक्ष्य मिलते थे उन साक्ष्यों का सांस्कृतिक महत्व पता लगाने की कोशिश करते थे। कुछ ऐसे पुरातत्वविद भी थे जो भौगोलिक स्थिति के पीछे जो कारण निहित थे उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करते थे। वहीं कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास भी किया करते थे। यानी कुछ समूह पुरातत्वविदों के ऐसे थे जो कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे जो भी कारण निहित थे कि भाई किन कारणों के चलते या जो पुरास्थल हैं उनकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है, तो उसके पीछे कारण क्या थे, तो उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ पुरातत्वविद ऐसे भी थे जो उत्खननों के दौरान जो भी पुरावस्तुएं मिलती थी उनकी उपयोगिता को समझने की कोशिश करते थे। पुरावस्तुओं की संभावित उपयोगिता को समझने की कोशिश भी करते हैं कुछ पुरातत्वविद। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, छोटे से छोटे टुकड़ों का विश्लेषण किया गया और जो भी अवशेष मिले, चाहे वो मिट्टी,
चाहे वो पत्थर से बना हुआ कोई पुरावस्तु मिलती है, या धातु की कोई पुरावस्तु मिलती है, या वनस्पति और जानवरों के अवशेष मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मिलती थी, उन सारी की सारी पुरावस्तुओं का विश्लेषण किया जाता था। यहाँ तक कि छोटे से छोटे टुकड़ों का भी बारीक से बारीक विश्लेषण किया जाने लगा। तो आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल हुआ खोजों के दौरान, साथ साथ विश्लेषण किया गया और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो नए प्रश्नों के आधार पे जब अन्वेषण और खोजों का काम शुरू हुआ, तो उसके रिजल्ट भी अनूठे हमारे सामने निकल के आना शुरू हुए। तो ये भारतीय पुरातत्वविदों की कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उस दौर में थी, जिसके चलते हड़प्पाई सभ्यता का इतिहास आज हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी हमें हड़प्पाई लिपि से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उस लिपि का सही अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है। तो हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है हमें भौतिक अवशेषों से, पुरावस्तुओं से। अब ये भौतिक अवशेष और पुरावस्तु क्या हैं? आभूषण, औजार, मिट्टी से बने हुए मृद भांड, मुहर, बाट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये भौतिक अवशेष हैं जो उत्खनन और खुदाई के दौरान हमारे पुरातत्वविदों को मिले, और इसी के आधार पे उन्होंने हड़प्पाई सभ्यता के इतिहास के अलग अलग अंशों को जोड़ के हड़प्पाई सभ्यता का एक पूर्ण रूपेण इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस इतिहास में लिखित स्रोतों का कोई योगदान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पाई लिपि थी, उस हड़प्पाई लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका। तो हड़प्पाई सभ्यता का प्रारंभिक इतिहास मूलतः भौतिक अवशेषों पर ही आधारित है। देखते हैं। हड़प्पाई लिपि से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है, कारण मैंने आपको बताया। इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें भौतिक अवशेषों से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और भौतिक अवशेष कौन कौन से हैं? मृद भांड, औजार, आभूषण, मुहर, बाट इत्यादि। इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये जो अतीत के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने का काम किया गया, उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए भौतिक अवशेषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। यानी भौतिक अवशेषों के आधार पर उन टुकड़ों को जोड़ा गया। तो ये जो चीज़ें मिली ना, इन चीज़ों का वर्गीकरण किया गया था। पुरातत्वविदों ने क्या किया? जो अलग अलग पुरावस्तुएं मिली ना, उन पुरावस्तुओं का वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता था, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ये जो खोजें होती थी, ये जो पुरावस्तुएं मिलती थी, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता था, इस चीज़ को जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता था। सामान्य सिद्धांत तो ये था कि भाई किस प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल उस दौर के लोग किया करते थे। मिट्टी की वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, धातु की वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो कौन से पदार्थ प्रयुक्त हुए, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। यानी हड्डियों से बने हुए सारे के सारे पुरावस्तुओं को एक तरफ कर दिया गया, धातु से बने हुए सारे के सारी पुरावस्तुओं को एक तरफ रख दिया गया, मिट्टी से बने हुए सारी की सारी पुरावस्तुओं को एक तरफ रख दिया गया, शंख या पत्थर से बनी हुई पुरावस्तुओं को एक तरफ रख दिया गया। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत था कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रयुक्त हुई थी उस दौर में। एक दूसरा तरीका भी था। दूसरा था उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है। उपयोगिता के सिद्धांत, पुरातत्वविद को यह तय करना पड़ता था कि कोई पुरावस्तु औजार है, आभूषण है, या दोनों है, या फिर अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। तो सामान्य सिद्धांत तो ये था कि किस प्रकार की वस्तुएं उस दौर में प्रयोग में लाई जाती थी, उस आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। और दूसरा तरीका था उपयोगिता का सिद्धांत, यानी उन वस्तुओं का उपयोग क्या था, किस संदर्भ में वो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती थी। क्या वो पुरावस्तु किसी औजार के रूप में उपयोग में लाई जाती थी, या फिर वो पुरावस्तु किसी आभूषण के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी, या उस वस्तु का किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। तो उपयोग क्या था, इस उपयोगिता के आधार पर भी वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है। यानी जो वस्तुएं पुरातत्वविदों को यह लगता था कि भाई औजार के तौर पे इस्तेमाल की जा रही थी, तो उनको एक तरफ एक साइड कर दिया गया। ऐसी पुरावस्तु जो उनको आभूषण लगती थी, उनको एक जगह अलग कर दिया गया, उनका वर्गीकरण कर दिया गया। कुछ वस्तुएं ऐसी जो उनको लगता था कि धार्मिक कार्यों में या गतिविधियों में इस्तेमाल की जाती होंगी, तो उनको अनुष्ठानिक प्रयोग के तहत वर्गीकरण उनका कर दिया गया।
तो उपयोगिता का सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो ये उपयोगिता का पता लगाने के तरीके भी कई सारे थे। एक अगले तरीके को देखते हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर भी आधारित होती है, जैसे मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक चीज़ तो हमारे सामने आई कि जो भी पुरावस्तु मिलती थी उस पुरावस्तु का उपयोग किस संदर्भ में किया जा रहा था, इसका पता लगाने की कोशिश पुरातत्वविद करते हैं। लेकिन उसका पता लगाने का आधार क्या है? तो आधार था ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी पुरातत्वविद जिस दौर में थे उस दौर में अगर वैसी ही वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी थोड़े बहुत परिवर्तन या बदलाव के साथ, तो पुरातत्वविद उस प्रयोग के आधार पे उस वस्तु के उपयोग या प्रयोग के बारे में कोई निर्णय लिया करते थे। तो यही चीज़ है कि कई बार उपयोगिता के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी, उस दौर में अगर वैसी ही मिलती जुलती वस्तुएं इस्तेमाल होती थी तो उन वस्तुओं के प्रयोग के आधार पे, उन वस्तुओं के उपयोग के आधार पे जो भी पुरावस्तुएं मिली उन पुरावस्तुओं के उपयोग के बारे में उनके उपयोगिता के संदर्भ को समझा जा सकता था। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी किया करते थे जिसमें वह मिली थी। जैसे क्या वह वस्तु घर में मिली थी या नाले में मिली थी या कब्र में मिली थी या भट्टी में मिली थी। यानी किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को कैसे समझा जाता था, तो उसका एक अलग तरीका भी था। वो अलग तरीका क्या था कि उस संदर्भ को जानने की कोशिश करते थे जिस संदर्भ में वो वस्तु मिली है। अगर वो वस्तु किसी मंदिर में मिली है तो जाहिर सी बात है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। अगर वो वस्तु किसी कब्र में मिली है तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, या वस्तु सामान्य थी, या आर्थिक तौर पे जिसका महत्व ज़्यादा था यानी गरीब उसका इस्तेमाल कर सकता है इस प्रकार की वस्तु थी, या अमीर सिर्फ अमीर ही उसका इस्तेमाल करते थे, इस प्रकार की वस्तु कब्र से मिली है। तो उस आधार पे भी सामाजिक विभाजन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते थे। घर में कोई वस्तु मिली है तो उसका इस्तेमाल क्या था, तो वस्तु मिली कहाँ है, ये भी वस्तु की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाती थी। ठीक है, तो ये एक तीसरा तरीका था किसी भी वस्तु की उपयोगिता को समझने का कि वो मिली कहाँ है, घर में मिली है, किसी नाले में मिली है, किसी कब्र में मिली है, किसी भट्टी में मिली है। तो इस आधार पे भी पुरावस्तुओं की उपयोगिता को जानने का प्रयास पुरातत्वविद करते हैं। देखो इतना आसान नहीं है कि कोई पुरावस्तु मिलती है खोज या अन्वेषण के दौरान और उसका अर्थ निकाल लिया जाए। ठीक है, तो इतिहास लिखना या तथ्यों की जांच करना कोई हंसी खेल नहीं है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये स्पष्ट तौर पे हमें इन 3-4 बातों से ही पता चल जा रहा है कि किस तरीके से कितना कठिन और जटिल काम करके हमारे सामने इतिहास की एक रूपरेखा बड़े सजग तरीके से रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पुरातत्वविद अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेते हैं, जैसे कपास के टुकड़े हड़प्पा स्थलों से मिले हैं, पर पहनावे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि भाई हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़ों के साक्ष्य मिले हैं। अब कपास की अगर बात करें तो कपास से क्या है, सूत से कपड़े। तो हम कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो सूती कपड़े पहना करते थे या सूत से बने हुए कपड़े पहना करते थे। लेकिन पुरातत्वविद क्या है, यहीं पे नहीं रुके, उस चीज़ की जांच परख करनी है उन्हें। और जांच परख कैसे कर रहे हैं, वो उन मूर्तियों को ढूंढते हैं, मूर्तियों को ढूंढ के उन मूर्तियों में जो चित्रण किया गया है उन मूर्तियों का विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार का परिधान उन मूर्तियों में किस प्रकार के लिबास का प्रयोग किया गया, कैसे परिधान का प्रयोग किया गया है। उस आधार पे वो ये बताते हैं कि भाई वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा था। तो ये अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, बहुत बार अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के माध्यम से भी ऐतिहासिक जानकारी को हमारे सामने लेके आते हैं। तो साथियों इन सारी चीज़ों से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास लेखन या इतिहास के बारे में जानकारी जुटाना इतना आसान तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या की समस्याएं। अब कुछ समस्याएं आती हैं। अब बहुत सारे साक्ष्य मिले,
मुख्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी भौतिक अवशेषों से ही मिलती है, भौतिक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो ये जो भौतिक अवशेष मिलते हैं, इन अवशेषों की जांच पड़ताल करने के बाद इनकी व्याख्या की गई और इस व्याख्या के आधार पर इतिहास लिखा गया। ठीक है, तो जब व्याख्याएं की जाती हैं तो कई सारी समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है, पर मूलतः अभी हम धार्मिक विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं किस प्रकार की थी। ठीक, तो उसी चीज़ को जानते हैं। व्याख्या की समस्याएं धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह, यानी साक्ष्यों का जो तथ्य मिले उन तथ्यों की व्याख्या जब पुरातत्वविद या इतिहासकार करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मुख्यतः जब धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण का काम वो शुरू करते हैं तो उस दौरान जो व्याख्याएं की जाती हैं उसमें भी उन्हें बहुत सारी जटिलताओं का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियां मिलती हैं हड़प्पाई सभ्यता से। बिल्कुल सही बात है, मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं महिला की जिसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। तो आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियां मिलती हैं हड़प्पाई सभ्यता से। तो इन मृण मूर्तियों को इतिहासकारों ने किस चीज़ की संज्ञा दी है? तो इन मृण मूर्तियों को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आभूषणों से लदी नारी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनको पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि भाई ये मातृ देवी की मूर्तियां हैं। चलो ठीक है, ऐसी ही पुरुषों की भी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, एक मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा एक पुरुष है, उसका साक्ष्य मिलता है, उसकी एक मूर्ति मिलती है जो कि दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। तो उस आधार पे उसको पुरातत्वविदों ने किसकी संज्ञा दी? पुरोहित राजा की संज्ञा दी। पढ़ते हैं, पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा दिखाया गया है को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। तो जिस तरीके से महिलाओं की आभूषणों से लदी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली उसको तो कहा गया मातृ देवी की संज्ञा दी गई, ऐसे ही पुरुषों की जो पत्थर से बनी हुई मानकीकृत मुद्रा में मूर्तियां मिली हैं जिसमें पुरुष को अपना एक हाथ घुटने पर रखा हुआ रखकर बैठा दिखाया गया है उसे कहा गया पुरोहित राजा। पुरोहित राजा के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने हड़प्पाई सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था को जाना था। तो हमने जाना था कि भाई हड़प्पाई जो समाज था, इस समाज के ऊपर शासन करने वाला जो वर्ग था वो पुरोहित राजा का वर्ग था। इतिहासकारों के एक समूह का ये भी कहना था कि भाई हड़प्पाई सभ्यता में शासन व्यवस्था की जो बागडोर थी वो शासकों के हाथ में थी और उस शासक को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। तो ऐसी भी मिलती हैं कई सारी मूर्तियाँ। इसके अलावा कुछ संरचनाएं मिलती हैं, विशाल संरचनाएं मिलती हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है, हमने पढ़ा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ से हमें अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निवेदियों के जो है वो जो साक्ष्य मिले तो इस आधार पे इनको अनुष्ठानिक महत्व का बताया गया। जब हमने मोहनजोदड़ो का विश्लेषण किया था तो हमने जाना था कि भाई इतना बड़ा स्नानागार क्या इस्तेमाल किया जाता होगा, किस काम में प्रयोग किया जाता होगा या कब इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकाला था कि भाई किसी सामूहिक अनुष्ठान के दौरान या किसी बड़े अनुष्ठान के दौरान इस इतने बड़े विशाल स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो कुछ संरचनाओं जैसे विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा और लोथल में मिली वेदियों को अनुष्ठानिक महत्व का बताया गया। ठीक बात है भाई, हवन कुंड मिलते हैं कालीबंगा और लोथल से, तो जाहिर सी बात है जो अग्निवेदियाँ या हवन कुंड मिले तो उसका सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व या अनुष्ठानिक महत्व के काम के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। विशाल स्नानागार मिला तो जाहिर सी बात है आज के दौर में हम देखते हैं कि अनुष्ठानिक महत्व, जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, जब भी कोई बड़ा स्नान होता है तो हम लोग हरिद्वार या फिर गढ़गंगा इस तरीके से घूम के लिए जाते हैं स्नान के लिए। तो उसी चीज़ को जो है अनुष्ठानिक महत्व का बता दिया गया। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला। कुछ मोहरें मिलती हैं जिन पे धार्मिक अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, तो इनसे भी धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास पुरातत्वविदों ने किया है। इसके अलावा कुछ मोहरों के ऊपर पेड़ पौधों का उत्कीर्णन भी है, यानी कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसके ऊपर पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इससे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा भी हड़प्पाई लोग किया करते थे। ठीक है, तो नारी की आभूषणों से लदी हुई मृण मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। पुरुष की पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली है
जिसमें उनको मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख के बैठा दिखाया गया है, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कालीबंगा और लोथल से जो अग्निवेदी मिली, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला, तो ये बताया गया कि इनका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किया जाता होगा। ऐसी मोहरें जिनके ऊपर अनुष्ठान के दृश्य बने हुए मिले हैं, तो उससे भी धार्मिक प्रथाओं और आस्थाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास पुरातत्वविद करते हैं। और कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिनके ऊपर पेड़ पौधे के चित्र बनाए गए हैं, तो उससे प्रकृति की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। तो व्याख्याएं की गई, पर इन व्याख्याओं को करने के दौरान बहुत ही सजगता और सतर्कता का जो है प्रयोग पुरातत्वविद करते हैं, तभी हमारे सामने इतिहास का अंश बाय अंश सटीक रूप में सामने आ पाता है। आगे बढ़ते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवरों में एक जानवर है एक सींग वाला। कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसके ऊपर कई सारे जानवरों के चित्र हैं, उसी में एक सींग वाले जानवर का चित्र वाली मोहर भी मिलती हैं। तो उस जानवर को क्या कहा गया? एक श्रृंगी। ठीक है। पत्थर के शंकु यानी कोन के आकार की छोटे छोटे साइज की कई वस्तुएं मिली हैं। तो उन वस्तुओं को पुरातत्वविदों ने लिंग के रूप में, शिवलिंग होता है ना, लिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। पत्थर की शंकुआकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें अर्नेस्ट मैके साहब की एक बुक है, द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। उसमें अर्नेस्ट मैके साहब ने इस बात को लिखा है कि पत्थर के छोटे छोटे कोन, शंकु के आकार के बहुत ही छोटे कुछ वस्तुएं मिली हैं, और इन वस्तुओं को शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। तो ये जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक है अर्नेस्ट मैके साहब की। ठीक है। मोहर पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठी आकृति को, एक मोहर ऐसी मिली है जिसके ऊपर एक चित्र है। वो चित्र कैसा है कि योगी की मुद्रा में पालथी मारकर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है। एक आकृति है, किसकी है वो एक योगी की मुद्रा वाली आकृति है जिसमें योगी को पालथी मार के बैठा दिखाया गया है, और उसके इर्द गिर्द कुछ जानवर हैं। तो उसे संज्ञा दी गई आदि शिव की, भगवान शिव की संज्ञा दी गई उसे, जो जानवरों से घिरे हुए हैं। ठीक है। तो इस आधार पे हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की धार्मिक प्रथाओं को सामने रखने की कोशिश की गई कि प्रकृति की पूजा होती थी, लिंग की पूजा होती थी, आदि शिव की पूजा होती थी। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो पुरोहित राजा हुआ करते थे। ठीक। बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, क्योंकि अग्निवेदियाँ मिली हैं लोथल से, कालीबंगा से, विशाल सलानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इस आधार पे ये जो व्याख्याएं की गई ताकि धार्मिक व्यवस्थाओं, धार्मिक आस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके, तो इस काम को बड़ी सतर्कता के साथ करके हमारे सामने हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के धार्मिक पक्ष को रखने की कोशिश भी की गई है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। यह ज़्यादा युक्ति संगत नहीं है। अब एक ये लिमिटेशन है, ये खामी या कमी है। कैसे? कि जब धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई तो क्या किया गया कि वर्तमान से अतीत की तरफ जाया गया। यानी अगर वर्तमान में लिंग की पूजा कहीं होती है और वर्तमान में प्रकृति की पूजा अगर कहीं हो रही है, तो हम तो परिचित हैं, मान लो हम पुरातत्वविद हैं और हम परिचित हैं कि भाई समाज में लिंग की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है। ठीक है। इस तरीके से अब हमें जो साक्ष्य मिले किसी कई हजार वर्ष पुराने किसी स्थल की खोज की, तो वहाँ से हमें वैसे साक्ष्य मिले, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें पता है उससे उस पुराने को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो धार्मिक मामलों में जो व्याख्याएं की गई है, जो पुनर्निर्माण किया गया आस्थाओं का, उसकी ये सबसे बड़ी समस्या है कि जरूरी थोड़ी है आज जो हो रहा है वो पहले भी हो रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक खामी है। तो इस आधार पे हड़प्पाई सभ्यता के धार्मिक पहलुओं का पुनर्निर्माण जब कई बार किया गया, तो वहाँ पे ये एक अनुमान लगाया गया कि जो आरंभिक परंपराएं हैं और जो बाद की परंपराएं, उनमें समानता होती है। ठीक है। यानी वर्तमान में जो हो रहा है उसका संबंध सीधा सीधा अतीत के साथ होगा। तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। इसमें, इस प्रणाली में कहीं ना कहीं दोष, जो क्या कहते हैं, ये खामी हमें नज़र आती है। ठीक है साथियों,
अब आखिरी अंश बचता है आदि शिव की मोहर। एक मोहर मिलती है आदि शिव की, भगवान शिव की। अब हम लोग इसके बाद वैदिक पीरियड को भी पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद हम उत्तर वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो ऋग्वेद के बारे में हम एक छोटी सी चीज़ ये जानते हैं कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में एक देवता का उल्लेख किया गया है और उस देवता का नाम है रुद्र। ठीक है, और बाद की जो पौराणिक परंपराएं हैं, यानी जब पुराण लिखे गए तो पुराणों में इसी रुद्र को, इसी देवता रुद्र के लिए शिव नाम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यानी पौराणिक परंपराओं में रुद्र को शिव के नाम से जाना गया। ठीक है, ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। ठीक बात, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति यानी मवेशियों का स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख है, ये बात सही है, पर ऋग्वेद में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जो रुद्र है वो मवेशियों का स्वामी है यानी पशुपति है, और ऋग्वेद में ये कहीं नहीं लिखा गया कि जो रुद्र है वो एक योगी है। यानी ना तो ऋग्वेद में रुद्र को योगी के रूप में दिखाया गया है, ना ही पशुपति यानी पशुओं या मवेशियों के स्वामी के तौर पे दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव को ये कहा जाता है। ठीक है, तो आदि शिव का चित्रण भी ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। तो जो धार्मिक पहलू हैं, उन धार्मिक पहलुओं की ये भी एक बड़ी समस्या है कि ऋग्वेद में जिस देवता को रुद्र कहा गया, बाद की पौराणिक परंपराओं में उसी देवता के लिए शिव नाम इस्तेमाल किया गया। पर दोनों के बीच अगर हम भिन्नताएं देखें तो वो ये है कि शिव को पशुपति भी कहा जाता है और शिव को एक योगी के रूप में भी दिखाया गया है, लेकिन रुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में इन दोनों ही रूपों में नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं का जब हम पुनर्निर्माण करते हैं, धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण करते हैं, तो उस दौरान जो व्याख्याएं की जाती हैं उसकी एक बड़ी समस्या ये है कि वहाँ ये इन खामियों का, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक सटीक जानकारी से हम अछूते रह जाते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के साथ ही कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट ईंटें मन के और अस्थियाँ मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। टोटल 6 वीडियोज़ हैं और ये 6 की 6 वीडियोज़ द हिस्ट्री वॉल्ट विद संदीप यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी हैं। आप इन वीडियोज़ को देखें। इन वीडियोज़ को देखने के बाद इस चैप्टर की एक रूपरेखा आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। आपको वीडियोस पसंद आए तो साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को, जिसका नाम है द हिस्ट्री वॉल्ट विद संदीप, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।